नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अपन तैयारी तो कर रहे हैं HSTET की, और आज सॉल्व करने जा रहे हैं नीट 2019 का पेपर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर होंगे। जिन्होंने जिन कैंडिडेट ने नीट लेवल की तैयारी कर रखी है, वो नीट लेवल ही टच करेगा इस एग्ज़ाम में, जो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होने जा रही है। मतलब एक आप जो है, एक तरह से अगर आपने अच्छी सी केमिस्ट्री कर रखी है कंप्लीट, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो नीट के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो कुल मिला के। तो आज का जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई सारे जो है आपके कॉन्सेप्ट जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर होते जाएंगे। ओके साथियों, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं कि एक पत्थर पर जो है पानी की बूंद टप 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 करती रहती है, तो वो उस पत्थर को भी चीर देती है पानी की बूंद। तो इसी तरह से अगर निरंतर प्रयास किया जाएगा तो आपका कोई भी प्रयास वेस्ट नहीं जाएगा। हर प्रयास के बाद में आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा उसका परिणाम। ओके, तो वही डायलॉग वापस, दशरथ मांझी का मूवी देखी होगी और उसमें डायलॉग था, ये ले फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक इंसान ने जो है ठान लिया, दिखने में इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा था कि यार इस पहाड़ को कैसे चीरेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू किया, पीछे पीछे कारवा आ जाएगा। ओके, बाद में तो सफलता के बाद में तो सब कुछ आ जाते हैं लोग। तो हमने भी इसी तरीके से जो सिलेबस चालू किया था, एक एक यूनिट धीरे 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 करके पूरा सिलेबस एंड किया है, और आज जो है उस सिलेबस का ही परिणाम है। आप देखिएगा कि ये जो सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में आपको कहीं न कहीं पुराना जो मैंने करवाए हैं, टेस्ट सीरीज करवाई है, NCERT क्वेश्चन करवाए हैं, थ्योरेटिकल PDF भेजी थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाए थे, वो कहीं न कहीं से रिलेट होंगे ही होंगे। तो शुरुआत करें आज की जो है, पहले ये जो है नीट 2019 का पेपर। इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, पहला क्वेश्चन जो था, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को काउंट करने से रिलेटेड। बस आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए, आप जो है आसानी से जो है बना पाओगे। तो सबसे पहला जो है आपके सामने, पेंट 2 in 4 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करो। अब पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। ओके, अब 2 in, इधर से नंबरिंग करूं या इधर से नंबरिंग करूं? चलो इधर से नंबरिंग कर रहा हूं मैं। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, और इसको मैंने 5 नंबर दे दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए 2 in, 2 in मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, और क्या दे रखा? 4 in मतलब 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब बची कुची वैलेंसी पर क्या है? हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो इस पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर। इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरे को इसमें 10 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं साहब। एक तो पाई बॉन्ड ये है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। कौन सा वाला सही है इसमें से? 10 सिग्मा आबंद और 3 पाई आबंद, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सही है। यहाँ तक क्लियर है साहब? तो इस टाइप का क्वेश्चन बनना ही बनना, तो आपको स्ट्रक्चर आती है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करके बता सकते हो। चलिए, निम्न अभिक्रिया में मध्यवर्ती एक ही संरचना होती है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन अपन देख चुके हैं, और इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइप का कंपाउंड देखिए आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो पराक्साइड बनेगा, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाए तो इस एच को साइड में ले लो, दोनों ऑक्सीजन को बीच में घुसेड़ दो, ये डबल OH, ये वाला कंपाउंड बनेगा आपके लिए। ओके साहब, ये वाला। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्यूमिन। क्यूमिन हाइड्रो
पेरोक्साइड इस कंपाउंड का नाम है साहब। फिर इसकी H प्लस और H2 के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपका फिनॉल बन जाएगा और ये एसीटोन बन जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम से ठोक बजा के सही है। ओके साहब, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, तीसरा वाला क्वेश्चन। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की सही स्ट्रक्चर क्या है? आयन नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो बाकी सभी में क्या है, आयन्स दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की सही संरचना ये वाली संरचना सही संरचना है। इसमें अगर देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है इस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पर +6 है और इस पर +4। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है साहब। ओके, तो ये दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो +2 इसके कारण, +2 तो टोटल कितनी होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी, +2 +2 +2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 -2 -2, ऐसे इसकी क्या आ रही, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। तो +6 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की सही स्ट्रक्चर कौन सी वाली है? ये वाली है साहब। यहां तक क्लियर हो गया साहब? जी साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, चौथा वाला क्वेश्चन। आपको N+L फार्मूला जो है मालूम होगा, ठीक है। N+L के वैल्यू जिसकी कम होती है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और जड़ की वैल्यू ज़्यादा वे वणी में इलेक्ट्रॉन बाद में भरांगा साहब। तो N+L की वैल्यू तो ये सिंपल बात है साहब। L की वैल्यू क्या क्या होती है साहब? L की वैल्यू होती है 0 1 2 3 S, ठीक है, 0 1 2 3 कामा लगाया गया, S P D और F। यहां तक क्लियर है साहब? S P D और F 0 1 2 और 3 ये मालूम है। अब ये सामने जो है वो N की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है? N की वैल्यू। और L की वैल्यू यहां से लेंगे तो N की वैल्यू 4 है, तो 4 + 1 D की वैल्यू कितनी आई साहब? 2, 4 + 2 तो टोटल कितनी आ रही है आपके पास? 6 आ रही है N+L की वैल्यू साहब। 5 P के लिए कितनी होगी? 5 + 1 P की कितनी आती है? 1, तो टोटल कितनी आ रही है? 6 वैल्यू आ रही साहब। 5F के लिए कितनी आ रही है? 5 + 3 तो कितनी आ रही है? 8 आ रही वैल्यू साहब टोटल। 6P के लिए कितनी आएगी साहब? 6 + 1 तो कितनी आ रही है? 7 आ रही है साहब। क्लियर है साहब? अब कक्षक की घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए साहब इसको, ठीक है, घटती ऊर्जा के क्रम में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी साहब इसकी है, 5F की है। फिर किसकी है भाई साहब? 6P की है। दिख रहा है N+L की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। फिर इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि 6 6 दोनों का दे रखा है, तो यदि समान है तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसके n का मान कम होगा। तो इन दोनों में n का मान इसका कम है, तो सही वाला ऑप्शन ये आ रहा है 5F 6P 5P 4D, ये क्रम आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके साहब, तो चौथा को ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ा, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया है? निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, असमानुपातन अभिक्रिया से रिलेटेड। तो एक ही स्पीशीज दी हुई है और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? असमानुपातन अभिक्रिया। ओके, यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन हुआ, Cu2+ बना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cu बना, ऑक्सीडेशन अपचयन हो रहा है। इसमें भी ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रहा है MnO4 2- का। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्लियर है साहब? ये है साहब। यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन है, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन है।
आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन, समतापी अवस्था में 300 केल्विन पर एक गैस टू बार प्रेशर है कि एक स्थित बाह्य दाब के विरुद्ध 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक प्रसार कर किया है। भाई साहब यहाँ प्रसार हो रहा है 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक प्रसार करती हैं, तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पर गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसके लिए सिंपल फार्मूला है साहब, W गैस द्वारा किया गया कार्य। तो यहां पर W जो है, W इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या है? माइनस पी ई एक्स टी V2 माइनस V1, इतना सा फार्मूला है, वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कितना है? 2 बार है। समतापी अवस्था में 300 केल्विन एक गैस 2 बार में एक स्थित बाह्य दाब के, तो PXT की जगह क्या लिखूँ? -2 लिख दूँ। और यहाँ पर V2 मतलब 0.1 से 0.25 हो रहा है, तो क्या लिखें भाई साहब? यहाँ पर 0 प्लस है ना, प्लस, ये प्लस नहीं मल्टीपल ही है, तो 0.25 है, माइनस V1 कितना है? 0.1 लीटर। ओके साहब, तो यहां पर जो है 0.25 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचा? 0.15 बचा। कितना? 0.15। तो यहां पर जो आपके सामने जो है साहब, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.15। ओके, तो ये वैल्यू जाएगी 0.3 लीटर बार, ये वैल्यू आएगी। अब भाई साहब यहाँ पर जो है इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 0.3 इंटू 100 से मल्टीपल कर दो, तो ये आ जाएगा -30। तो ये जो है, ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है इसको सही रहेगा, इसका ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। अगर इस टाइप के सवाल 1-2 बार कर रखे होंगे तो आप जो है आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन जो है इनको सही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रही होगी ना, वैसे वैसे थोड़ा लग तो रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें, है ना, लेकिन धैर्य बनाए रखें, एग्ज़ाम होने का है, हो जाएगी। मैंने तरीके सारे बता दिए किस तरीके से आपको काम करना। निम्न में से वह जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में साहब हमेशा हमेशा आता ही आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। जब उनके ग्रीन हाउस गैसेज में देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। सेल अभिक्रिया के लिए आपके सामने एक सेल अभिक्रिया दे रखी है। Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Fe3+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए साहब ने, और 2 Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, तो ये 2I जो है वो I2- में कन्वर्ट हो गया साहब। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है साहब? आपका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा होगी सेल अभिक्रिया के लिए, तो मानक गिब्स ऊर्जा के लिए रिएक्शन की ΔRg0 बराबर क्या लिखेंगे? NFE0 सेल। ओके, यहाँ पर N जो है, जो रिएक्शन है ना, इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 आ जाएगा यहाँ पर साहब। ओके, -NFE लिखना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, तो -2 N की जगह। F जो है, F की वैल्यू फिक्स होती है 9600 गुलाम। ठीक है, F की वैल्यू फिक्स होती है, तो इनटू क्या लिखा? 9600 लिखा साहब। ठीक है, और E0 सेल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 0.24, तो इनटू 0.24 लिखा।
ठीक है साहब, तो इक्वल वैल्यू जो आ जाएगी इसकी -46,320 जूल पर मोल, पर मोल इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू -46.32 किलो जूल पर मोल। कटने हीरो 46 वैल्यू कितनी आएगी 46.32। तो इसका कौन सा ऑप्शन 46 -46.32 सी वाला ऑप्शन ये को सही है, नहीं ए वाला ऑप्शन माइनस में ना -46.32 किलो जूल पर मोल जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। सिंपल है बिल्कुल पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य बनाए रखना, पेपर को देख के डरना नहीं है, पेपर बहुत बढ़िया आएगा। और मैं तो कहता रहता हूँ पेपर तो पेपर होता है साहब, किसी के लिए पेपर कठिन होता है, किसी के लिए पेपर सरल आता है। अगर 100 से ऊपर नंबर आ गए तो वो बंदा कहेगा कि पेपर सरल आया था, और 100 के अंदर आए या डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो बंदा कहेगा पेपर कठिन आया था। बाकी पेपर तो पेपर है। वह एंजाइम जो एटीपी का उपयोग फास्फेट के स्थानांतरण में करता है, एटीपी का उपयोग फास्फेट के स्थानांतरण में करता है, उसे सहकारक के रूप में एक क्षारीय मृदा धातु की आवश्यकता होती है। और उस एंजाइम के लिए जो रहता है, उस एंजाइम में कौन सी मेटल रहती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसके अंदर कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है साहब। अगला है आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है। इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या जोड़ना, हाइड्रोजन ऐड करने हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाना है, और हाइड्रोजन इस दोनों कार्बन पर जोड़ना है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इको नाम है 1 2 3 4 ब्यूट टू आइन कह सकते हैं इसको। इससे सीस 2 ब्यूटिन बनाना है। इस टाइप की रिएक्शन हमने देखी थी। और किस टाइप का जो है अपन यहाँ पे सीस बनाने के लिए कौन सा टाइप का कैटलिस्ट लेते हैं, देखिए इसमें कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं। इसमें H2PDC, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा सीस बनाने के लिए। ओके, और ट्रांस बनाने के लिए ये लेते हैं, सीस के लिए ये लेंगे, तो बी वाला ऑप्शन जो है इको बिल्कुल जो है सही है। ओके साहब, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। स्थायित्व का सही क्रम है, तापीय स्थायित्व का क्रम सही है। मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन करवाए हैं। और जैसे जैसे नीचे चलेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है ना, किसके XH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। X की जगह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो बनाएगा H2O, H2S, H2SE, H2T और H2PO। ठीक है साहब, जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, नाभिक मतलब जैसे PO है और PO से H लगा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड जो है लेंथ बढ़ती जाएगी, वीकनेस बढ़ती जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आसानी से ये बॉन्ड टूट सकता है कुल मिला के। तो सबसे कम स्थायी कौन सा हो जाएगा, H2PO कम स्थायी। और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन, तापीय स्थायी तो किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी देख लीजिए भाई साहब इस क्रम में जल्दी से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सी वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सी वाला ऑप्शन जो है ये को सही होगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ा, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, निम्न में से कौन सा असत्य है, असत्य बात की पहचान करनी है आपको। 12वां, अब साहब ये पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पहला पॉइंट, PbF4 की प्रकृति सहसंयोजक होती नहीं, क्या होती है? तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है तो सहसंयोजक प्रकृति होगी, लेड और इसकी फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% सहसंयोजक नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू फायर्स रूल।
साहब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। लेड बहुत नीचे आ रहा है, जैसे जैसे नीचे चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो साहब ये सहसंयोजक कैरेक्टर नहीं दर्शाएगा। ये कौन सा कैरेक्टर दर्शाएगा, आयनिक कैरेक्टर दर्शाएगा, आयनिक है। और यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है तो आपने तो पहला वाला ऑप्शन ही जो सही क्यों, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सबके बारे में बातचीत करवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आयो, चला आगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। साहब ठीक है, आगे बढ़ा, चलो। निम्न को सुमेलित कीजिए, जल्दी से इनको सुमेलित कीजिए। विशुद्ध नाइट्रोजन, पहला विशुद्ध नाइट्रोजन क्या है भैया, सोडियम एजाइड तथा बेरियम एजाइड को कहते हैं भैया विशुद्ध नाइट्रोजन। हेबर में तो अमोनिया बनाते हैं सभी को, संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, डिकन विधि में क्लोरीन बनाते हैं। ये है जोड़ी। अब इस जोड़ी के हिसाब से आप देखिए ए का कौन सा है, चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, डी वाला, डी वाला, डी वाला, डी वाला। चल आगे बढ़ा साहब। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार एमओटी की बात करते हैं तो यही क्वेश्चन बार बार जान करके रिपीट करते हैं कई बार। एमओटी के अनुसार ए मोटी है ना, गलत मत समझना। एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार ऐसी कौन सी द्विप्रमाणिक स्पीशीज हैं जिसमें जो है पाई बॉन्ड ही होते हैं। साहब अणी के बीच तो मालूम है कि एक सिग्मा ने एक पाई, ई के बीच मालूम है कि एक सिग्मा ने दो पाई, ई के बीच दो ही जो बॉन्ड है भी दो ही पाई बॉन्ड के वे है इन्हें। ठीक है, क्यों भाई साहब, इसमें 2p(x)2 और 2p(y)2 के बीच में जो x में जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2p(y)2 में जो रहते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग के कारण ये बन रहा है। और इसमें पाई कौन से, पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है बी बी के बीच में। तो साहब C2 के बीच में क्या होगा भैया, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, क्लियर है। पाई 2px2 और पाई 2py2 होता है इसमें। आगे बढ़े साहब, 14वां क्वेश्चन। चलिए, अब ये जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता ही बनता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रम याद है कि साहब लिथियम आता है, लिथियम के बाद में बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद में बोरान वेवे, बोरान के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आवे नियान। अब आपने क्रम देखो, प्रथम आयनन एंथैल्पी, कभी द्वितीय का हो तो वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि द्वितीय में क्या कंडीशन है, इसके ऑर्बिटल में कितने के इलेक्ट्रॉन है। साहब इसमें जो है सबसे कम जो है, सबसे कम की बात कर रहे हैं अपन, और सबसे कम जो है किसकी आयनन ऊर्जा होगी, लिथियम का सबसे बड़ा आकार, तो सबसे पहले नंबर पे इसको लिख रहा हूं मैं। फिर इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इसका 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बजाय इसके 2s2 को निकाल की, तो इसका नंबर आएगा। फिर पचे पाँचों अण को ही जाएगा, दिक्कत को नहीं, आकार बड़ो है तो। फिर वापस अणा इनमें जो है इसके बाद क्या आएगा, कार्बन आएगा साहब, ठीक है। अब इन दोनों में फिर कंपटीशन आ गया कि भाई ऑक्सीजन का
अपूर्ण पी कक्षक होता है, इसमें अर्धपूरित होता है। तो ई के बाद में 1 2 3 4 और 5वां नंबर पे यो ही जाएगा, 6वां पे यो ही जाएगा, फिर 7वां पे यो, 8वां पे यो। तो यो क्रम कणी में है, अणि में लिथियम आर्यो, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियान। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठोक बजा के सही है। ठीक है साहब, कोई शक? हम्म, चलना साहब आगे बढ़ा। जैव निम्नीकरण बहुलक है साहब, इमें जैव निम्नीकरण बहुलक कसो है? नाइलॉन 66 है कि नाइलॉन 6 है कि नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, ये जो है ये वाला, इसको कहा जाता है जैव निम्नीकरण बहुलक, जिसका जैव निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, जैव निम्नीकरण बहुलक है। ग्लाइसिन और प्रोइक अम्ल, ग्लाइसिन में 2 कार्बन होते, कार्बन संख्या के आधार पर नाइलॉन 2 बोला है। ठीक है, ग्लाइसिन में तो ये NH2 CH2 COOH, 2 कार्बन है नहीं में। तो ई के आधार पर एक तो ग्लाइसिन है, नाइलॉन 2 मतलब, और नाइलॉन 6 प्रोइक अम्ल, प्रोइक अम्ल को कहते हैं। तो दोनों का दोनों से मिलकर बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। आयो साहब समझ में? 17वां क्वेश्चन, pH 9 दे रखा है इसका, 17। तो इसकी जो KSP की वैल्यू निकालेंगे, है ना, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू जो निकालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक संतृप्त विलयन का पीएच कितना दे रखा? 9। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल क्या होगा? पीएच वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो विलेयता गुणनफल इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो विलेयता जो गुणनफल जो होगा वो होगा साहब 0.5 इंटू 10⁻⁻15 होगा। पीएच वैल्यू ये है तो इतना होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻15 होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए साहब आगे बढ़े। आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है, ये भी सस्ता सा सस्ता सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक k हो तो अभिक्रिया के 99% को पूरा कर दिया। इस टाइप के सवाल आएगा ही आएगा 100%, अन्य टाइप को सवाल 100% आवेगा ही आवेगा। 99% को पूरा करने के लिए आवश्यक समय इसके द्वारा दिया जाएगा। साहब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण है वो किस हिसाब से लिखते हैं अपन? k बराबर 2.303 बाई टी log 10a/a-x, यो लिखा नहीं तो t बराबर क्या लिखी दांगा? 2.303 बाई के log a/a-x, ये लिख दिया साहब। ठीक है, अब आपके सामने जो है के दिया हुआ नहीं है, ओके, टी निकालना है आपको, टी 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 निकालना है, कुछ नहीं है, कहीं लिखा टी बराबर 2.303 ए की जगह कहीं लिखाऊंगा log, ए की जगह कहीं वे होगा, ए की जगह वे होगा 100। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है? 100, तो ए की जगह लिखी था 100, और 100 - 99 तो बटे के, टी बराबर वे हो जाएगा 2.303 बटे के 100 log 10 लिख दो कोई बात नहीं, 100 बटे 1, नहीं अणमित योग्य हो तो 100 बटे 1। ठीक है, तो साहब यहाँ पर जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी साहब? log 10 2.303। ठीक है, log 10 की वैल्यू t बराबर 2.303, ठीक है, ये है बटे के
और ये भी वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 और 2.303। तो ये जो वैल्यू जाएगी, इसको इसको लिखते हैं लॉगरिथम फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसको लिख देंगे, ये जो है 100 को क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो log 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर इधर लिखेंगे तो t बराबर 2.303 बाय के इंटू 2 log 10, ऐसे लिखते हैं साहब। इनकी जो वैल्यू आ जाएगी, अ, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.606 बटे के। ये वाला ऑप्शन जो है सही है। चलिए, साहब निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, अनावश्यक एमिनो अम्ल की। अनावश्यक, तो मैंने आपसे कहा था कि आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों को जो है, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों के सीरियस माइंड में इमेजिनेशन बना लेना कि कौन से आवश्यक है कौन से अनावश्यक है। ठीक है, या फिर आप आवश्यक की सीरीज याद कर लो तो बाकी अनावश्यक हो जाएंगे। तो निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है भैया, अनावश्यक एमिनो अम्ल। एलानिन जो है वो अनावश्यक एमिनो अम्ल है। बाकी जो है वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये जो है ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं और हमें आवश्यकता नहीं पड़ती तो उनको कहते हैं अपन अनावश्यक एमिनो अम्ल। चलिए, 20वां क्वेश्चन। निम्न में से वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित होती है, कौन सी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित होती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये वाली यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखे, पॉजिटिव चार्ज बनता है ना इसमें यूवी प्रकाश की प्रेजेंस में। तो ये जो ये वाली रिएक्शन जो है, इसमें BHC बन रहा है, BHC, बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के BHC बन रहा है। ये वाली रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित है। ओके, क्लियर है। सॉरी सॉरी, निम्न में से वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित है। एक बार और, प्रतिस्थापन हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत बना दिया। निम्न में से वह जो अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित नहीं है, नहीं होती है। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यहाँ पे सॉरी योगात्मक हो रहा है। हर जगह CH है और यहाँ पर कोई भी बाय प्रोडक्ट निकल नहीं रहा, तो प्रतिस्थापन हो ही नहीं रहा। सॉरी, यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये वाली ये, बाकी सभी प्रतिस्थापन हो रहा है ना, प्रतिस्थापन हो रहा है, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। तो 20 का जो कौन सा वाला सही होगा भाई साहब, सी वाला। इसमें प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, इसमें योग हो रहा है, इसमें योगात्मक हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया है। मैंने क्या डायरेक्ट तीनों को देख लिया, ये अलग टाइप की दिख रही है, इसको टिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ओके, क्लियर है। इसमें प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है, इसमें योग हो रहा है। आगे बढ़े। इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। ओके,
इसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है, इसमें योग अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, N2 निकल रहा है बस। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हो रहा है, ये नाभिक से नहीं दूसरे नाभिक से नहीं को प्रतिस्थापित करेगा। क्लियर है साहब? इसमें Cl+ जो है H+ को प्रतिस्थापित करेगा। कभी कभी क्या है, चलो ठीक है, इजी वे में समझ में आ गई। तो ये वाला है, इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं है। अगर हाँ सॉरी, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन से संपादित नहीं होती है तो संपादित होती है तो ये वाली, ये नाभिक से नहीं, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन से संपादित होती है तो ये, सिर्फ प्रतिस्थापन हो रहा हो तो ये, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, ये कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया है, ये वाला। तो अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो देख लेंगे। चलिए साहब आगे बढ़े। वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी बनाता है, वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी बनाता है। साहब इसमें जो है एग्जाम्पल जरूर याद करें, उच्च क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण और निम्न क्वथनांक वाले। तो उच्चतम क्वथनांक वाला, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तो ऋणात्मक विचलन शो करने वाले होंगे ये। कौन से ऋणात्मक? इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, इसका जल प्लस नाइट्रिक अम्ल। चलिए साहब हाँ जी आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। साहब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है, VIMP है ये चीज़ें, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। N2 1 मोल दे रखा है, ये 3 मोल दे रखा है साहब, और ये 2 मोल दे रखा है। क्लियर है साहब? के लिए विकल्प कौन सा होगा, इसके लिए विकल्प कौन सा होगा? तो होता क्या है, इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है इजी वे में, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर -d/dt N2, मतलब इसकी सांद्रता कम हो रही तो माइनस में लिखा -d/dt N2। ठीक है, जो ये चीज लिखी जाती ना, अगर इसको लिखना होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, है ना। 3 को क्या लिखोगा, 1/3 DH2, और ये dt, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको क्या लिखा NH3 के लिए 1/2, टू जो भी संख्या लिखी हुई उसको बटे में लिख दो बस, और कुछ नहीं करना है। 1/2 d/dt NH3 लिख दिया। कुछ भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। N2 है -d/dt N2, -1/3 DH2/dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इतना दिखने में ऐसा है लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं। साहब हेबर प्रक्रम द्वारा, अरे इतना सरल क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हेबर प्रक्रम में N2 + 3H2 से क्या बन रहा है साहब, 2NH3 बन रहा है। तो 3 मोल से 2 मोल ये बन रहे हैं साहब। तो क्या पूछा है, इसको 20 कर दो, इसको 30 कर दो। ऑप्शन आ गया आपका सी वाला ऑप्शन इसका सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके आगे बढ़े। वह यौगिक जिसको प्रोटोनीकृत करना सर्वाधिक कठिन है, वह यौगिक जिसको प्रोटोनीकृत करना कठिन है। प्रोटोनीकृत मतलब जिसका प्रोटोनीकरण हो जाए आसानी से, प्रोटोनीकृत करना कठिन है। तो ये पहले भी करवा चुके हैं, फिनॉल, इसका प्रोटोनीकृत करवाना क्या है, कठिन है। प्रोटॉन का अटैक करवाना, क्योंकि साहब
प्रोटॉन के ऊपर भी H प्लस चार्ज रहता है, और प्रोटॉन अगर इसके पास आएगा तो अणिपा भी पॉजिटिव चार्ज आएगी। और कहाँ के अणु को इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ प्रतिस्थापित हो गया। तो इस कंडीशन में OH ड्यू टू यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और फिर H प्लस भी यहाँ पर आना चाह रहा है, तो इसको प्रोटोनीकृत करना कठिन है, बाकी को प्रोटोनीकृत कर सकते हैं। तो ये है डी वाला ऑप्शन। आया समझ में? एक आदर्श विलयन के लिए कई बार पढ़ते साहब, आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। तो यो वालो एस की तो बात करें कौन वर्ण में, आदर्श वर्ण में, तो एंथैल्पी परिवर्तन 0 स्थिर ताप व दाब पर। तो सी वाला ऑप्शन सही विकल्प है 25 के लिए। साहब अगलो क्वेश्चन आपके लिए हाजिर 26। H2O इनके संयुग्मी क्षार है, तो इनको क्या मान रहे, अम्ल। और अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं। तो ये H प्लस देने के बाद क्या बचेगा, OH माइनस, और ये H प्लस देने के बाद क्या बचेगा, F माइनस। तो F माइनस संयुग्मी क्षार है, इसका OH माइनस संयुग्मी क्षार है। तो भाई साहब सी वाला ऑप्शन जो है यो सही है। क्षार वो जो होते हैं जो H प्लस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ओके साहब। अगलो है आपके सामने हाजिर है, किस विलयन के मिश्रण से ऋणावेशित कोलाइडी AgI माइनस साल का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा AgI माइनस सॉल का निर्माण करना है। ऋणावेशित कोलाइड AgI माइनस का निर्माण करना है साहब। हमें AgI माइनस चाहिए तो निर्माण होगा साहब इसमें। क्लियर है साहब? तो इको जो है, देखो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। यहां पर रिएक्शन जो होती है वो होती है AgNO3 प्लस KI, और AgNO3 प्लस KI से जो बनेगा ऊ कंपाउंड को नाम कही वेगा, एक तो KNO3 प्लस AgI, यही बनेगा ना, AgI बनेगा। तो हमें आयोडीन अधिक मात्रा में चाहने के लिए KI की ज्यादा मात्रा चाहिए। किसकी चाहिए, KI की। तो यहां पर जो है इनमें सभी में, इसमें 50 ml है, यहाँ पर 1. यहाँ पे बराबर है, कोई मतलब नहीं है। AgI की सांद्रता नहीं मिलेगी अपने को, बराबर की बराबर न्यूट्रल 50 ml है। यहाँ पर ये भी 0.1 m का 50 ml है ना, सॉरी, हाँ 0.1 m सॉल्यूशन है यहाँ पर 1.5 है, और यहाँ पर कौन सा 2 m है। 0.1 m 0.1 m क्वांटिटी बराबर ले रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर जो है 1 m का है और ये 2 मोलरिटी का है। यहाँ पर 1 m है और यहाँ पे 1.5 मोलरिटी का KI ले रखा है। तो इन दोनों कंडीशन में जो है ऋणावेशित कोलाइडी AgI का निर्माण होगा। लेकिन बेस्ट कौन सा, ये वाला ज्यादा। तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोनों कंडीशन में होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है साहब, आगे बढ़ा। निम्न में से नैरो संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कौन सा है भैया, बताओ साहब। अण में अलग अलग है, ये तो याद रखने वाली चीज है। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी को कहते हैं भैया। एक एल्किन ए, ठीक है साहब, AO3 तथा ZnH2 के साथ अभिक्रिया करने पर सम मोलर अनुपात में प्रोपेनॉन तथा एथेनॉल देता है। एल्किन ए में HCl के मिलाने पर मुख्य उत्पाद के रूप में बी प्राप्त होता है। साहब ठीक है, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में बी प्राप्त होता है। उत्पाद बी की संरचना कैसी होगी साहब, एल्किन, एक एल्किन है। इको ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, ये हैं साहब। हम ले रहे हैं कोई एल्किन, एनकिन ले लिया अपनों ने, ये वाला ले लिया।
ये एल्कीन है साहब, इस टाइप से अपनों ने। अब इससे जो है क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक एल्कीन AO3 तथा ZnH2O के साथ अभिक्रिया करने पर सम मोलर अनुपात में प्रोपेनॉन तथा एथेनॉल देता है। ठीक है साहब, इसकी O3 और ZnH2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है आपका जो है क्या क्या बना देगा, ये बना देगा, एक तो एसीटोन बना देगा CH3COCH3, और एक बनता है एल्डिहाइड CH3CHO, ये देता है। इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दो, के साथ HCl के साथ में HCl के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये Cl जो है यहाँ पे जुड़ गया और H आपका यहाँ जुड़ गया, आपका प्रोडक्ट जो है ये वाला मिल जाएगा। ठीक साहब, सी वाला ऑप्शन सही है इसका। 30 का बात करें, K4FeCN6 में सेंट्रल केंद्रीय परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ई टाइप के क्वेश्चन भी आते रहे एग्जाम में। कई कर्णों में सेंट्रल एटम, ई की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला 4x प्लस 4x नहीं 4 इंटू प्लस 1, 4 इंटू प्लस 1 प्लस x प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 6 माइनस 4 प्लस 2 की कैरी Fe2 प्लस। मेरी बात सुन रहे हो आप, Fe2 प्लस। अब आयरन का जो होता है, आयरन को कई लिखा अभी, ध्यान से समझो, Fe का क्या लिखते हैं 3d6 4s2, और Fe2 प्लस का क्या होगा 3d6 और 4s0। अब 3d6 Fe के पास में है, Fe के पास में 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर 3d6 में जो है ये होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अब इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण, और पेयरिंग हो गई तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लिए। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, T2G नीचे और Eg भाई साहब ऊपर होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 6, तो T2G6 और Eg0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कौन सा वाला सही है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होने पर T2G Eg में तो T2G6 Eg0, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठोक बजेन। इस टाइप की क्वेश्चन में पहले वैसे करवा चुका हूँ शायद, है ना। PCl5 की स्ट्रक्चर ई टाइप थी वे, यो P यो Cl यो Cl यो Cl यो Cl यो Cl और यो Cl। भाई साहब ई तो है अक्षीय बंध और ई है निरक्षीय बंध, जी प्लेन में है भी निरक्षीय बंध वे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी शेप होती है इसकी PCl5 की। तो साहब 3 निरक्षीय, हाँ साहब ये 3 निरक्षीय है, आबंध एक दूसरे से 120 डिग्री, हाँ साहब ये सब 120 डिग्री पर है। 2 अक्षीय, हाँ साहब यो अक्षीय है। PCl आबंध एक दूसरे से 180, हाँ साहब। अक्षीय PCl आबंध निरक्षीय PCl आबंधों की तुलना में लंबे होते हैं, हाँ साहब। PCl5 अणु अनअभिक्रियाशील है, ये बात गलत बोल दी, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, गलत बात है ये। चलो 33 शुरू करा, किसमें क्षारीय बफर है, मैंने कहा था बफर विलयन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो क्षारीय बफर विलयन किसे कहते हैं, तो प्रबल अम्ल और उसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण के विलयन को क्या कहते हैं, क्षारीय बफर विलयन, है ना। दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल इसी दुर्बल क्षार, क्या डेफिनेशन, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या है NH4OH, और इसी क्षार के प्रबल अम्ल, इसी क्षार को ले ले NH4OH और HCl, तो ये हो जाएगा NH4Cl प्लस H2O। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा साहब, क्षारीय बफर विलयन। तो कुल मिला के इसको कौन कौन चाहिए अपने को ये बनाने के लिए, एक तो NH4 चाहिए और एक क्या चाहिए HCl।
बन जाएगा आपका क्षारीय बफर विलयन। दुर्बल क्षार और इसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण, ये लवण के विलयन को क्या कहते हैं भैया? क्षारीय बफर विलयन। और अम्लीय में दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण के विलयन को अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। साहब यहाँ पे क्षारीय बफर बनेगा किस कंडीशन में? तो साहब यहाँ पे क्या क्या ले रखा है? प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार। ठीक है साहब, बन जाएगा आपका बफर विलयन। यहाँ पे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ले रखा है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ले रखा है, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल ले रखा है। इसी को देखो ना बस, और देखने की जरूरत नहीं है। तो अणिमेय कशो वारो सही होगा, सी वारो ऑप्शन बिल्कुल ठोक बजा के सही है। क्लियर साहब? आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा? बताइए साहब, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा? काई को फार्मूला यो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड के अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो यो प्रोडक्ट बनेगा COO जुड़ेगा डायरेक्ट, तो ये NH4 पॉजिटिव चार्ज और ये COONH4 ऐसे ही अमोनियम थैलेट बन जाएगा। अमोनियम थैलेट में थी कई काढ़ांगा, 2 वाटर मालिक्यूल काढ़ांगा, 2 वाटर मालिक्यूल कठिने थी काढ़ांगा। यो H2 ने यो O, यो H2 ने यो O, बच्चों कई बच्चों हो तो आपके समझ में आ रहा COONH2 COONH2, यहाँ तक क्लियर है। COONH2 इन्हें केवे थैलामाइड, कई केवे थैलेमाइड केवे। चलो इति ई की और आगे रिएक्शन करवे दा, इमें थी अमोनिया निकाली दा, यो NH ने हटाती H निकाल दा NH3, तो खी लिखा ने यो लिखी दा CO पचने पचे CO अपघटन CONH2, यहाँ पे डबल कहाँ पे? ये तो हट गया ना, H2O -2H2O, कभी कभी गलती हो जाती है यार साहब। ये भी मतलब H2O निकल गया, सिर्फ CO बचा ना यहाँ पर, तो CO, तो CO यो NH, नीचे भी CO न यो NH। ई कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। तो यो वालो कंपाउंड बन रहे हैं, तो निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद यो वालो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यो वालो प्रोडक्ट कटने यो वालो बी वालो ऑप्शन इको सही है साहब। ठीक है साहब, बी वाला ऑप्शन इको सही है। चलो आगे बढ़ा, 34 वाला कॉलम पे जाओ जल्दी थी। ये वाले हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने बहुत अच्छी तरह से करवा रखे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। XCF4 कैसी शेप होती है इसकी? वर्ग समतलीय। XCE ये शेप है वर्ग समतलीय। ओके। F6 विकृत अष्टफल की होती है, क्योंकि जिनान के पास जो है एक लोन पेयर मौजूद होता है। विकृत अष्टफल की। ओके साहब, अगलो है आपके पास XCOF4 वर्ग पिरामिडी है। यो तो विज्ञ वर्ग ना, ऑक्सीजन ऊपर है तो पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। XCO3 की पिरामिडी है। कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंट थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। XCO3 पिरामिडी शेप, ये पिरामिडी है XCO3 की। चलिए साहब, तो अणमेय ऑप्शन को सही रो है। देखो साहब, 34 को बी वाला ऑप्शन सही है। पहला को दूसरो ने दूसरा को तीसरो ए को दूसरो, बी को तीसरो, सी को चौथो ने डी को पहलो।
मैग्नेट पर मैग्नेट आयन जिस कारण से चतुष्फलकी है वहां है भैया मैग्नेट। मैग्नेट को तो सूत्र है K2MnO4 ने केवे पोटेशियम मैग्नेट, और 2K+ निकल जावे ने MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, और MnO4 माइनस ने केवे पर मैग्नेट। ओके साहब, तो मैग्नेट के लिए Mn यो Mn और डबल बॉन्ड O माइनस और यो O माइनस, MnO4 2 माइनस हो गयो। ई में कई करनो MnO4 में यो Mn डबल बॉन्ड O और यो O माइनस, MnO4 माइनस। ई में पाई बॉन्ड बन रहे है, तो पाई बॉन्ड ई को तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हो ना, हमको पी ऑर्बिटल, तो इन्हें पी पाई डी पाई बॉन्ड केवे, कई केवे पी पाई डी पाई। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा, तो इसका पी पाई और पी पाई से डबल बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पर पी पाई डी पाई। तो पाई आबंध में मैग्नीज का डी कक्षक के साथ ऑक्सीजन के पी कक्षक के अतिव्यापन होता है, तो इन्हें पी पाई डी पाई बॉन्ड भी केवे। समझ में आएगा 35 को। चला आगे 3600, निम्न में से कौन सी स्पीशीज स्थायी नहीं है? भारी काम है को, तो कौन सी स्पीशीज स्थायी नहीं है बताइए साहब। SiCl6 2 माइनस, ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है भाई साहब? सिलिकॉन का छोटा आकार है, वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी ऑर्बिटल भी है ही है, लेकिन क्लोरीन के परमाणु के बड़े आकार के कारण व्यवस्था नहीं हो पा रही इसकी, छोटा घर है इसका। तो वो फ्लोरीन के लिए फिर भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन क्लोरीन के लिए व्यवस्था नहीं होगी, क्लोरीन का आकार बड़ा हो। तो ये जो है स्टेबल का मतलब ये कि SiCl6 2 माइनस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, उससे कहते हैं स्टेबल। तो स्थायी नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी तो इनकी व्यवस्था ठीक है, यहाँ पे छोटा आदमी है, छोटा ये भी आदमी है, तो ठीक है व्यवस्था हो जाएगी। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड, तो जैसे नीचे चलेंगे तो जर्मेनियम और टीन तो क्या है, थोड़े बड़े आकार है, तो व्यवस्था हो जाएगी इनके लिए, इसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर। एक सेल के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, ठीक है साहब, 298 केल्विन पर ई नोट सेल 0.59 है, सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए साहब। साम्य स्थिरांक की गणना करना है इसके लिए, तो ई के लिए जो है सही विकल्प 37 का सी, कैलकुलेशन है देख लेना। इसका जो है एक सेल के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, 298 केल्विन पर ई नोट सेल 0.59 है, सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना होगा? 1.0 × 10⁻10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़तीसवां क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में आता है। जेड की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो 350 केल्विन तथा 50-15 बार एक गैस का मोलर आयतन इन्हीं शर्तों में आदर्श गैस के आयतन में 20% कम है, 20% कम है। तीन सौ पचास केल्विन पर तथा 15 बार पर एक गैस का मोलर आयतन इन्हीं शर्तों में आदर्श गैस के आयतन से 20% कम है। मतलब जो वास्तविक गैस है उसका आयतन क्या है? 20% कम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? Z की वैल्यू भी कम होगी। अगर ये कंडीशन होगी, आदर्श गैस के वास्तविक मतलब आदर्श गैस से जो भी वास्तविक गैस है उसका आयतन कम है, तो Z की वैल्यू क्या होगी? कम होगी 1 से।
Z लोअर देन 1 तथा आकर्षण बल प्रमुख है। क्यों? आयतन कम क्यों हो गया? क्योंकि आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस के अणुओं में आकर्षण बल ज़्यादा है, और आकर्षण बल बढ़ गया तो भैया आयतन भी कम हो गया। तो इसका कौन सा वाला सही होगा बताइए? सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े साहब, 40 का। साहब ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अभी फिजिकल केमिस्ट्री MP टेट वालों के तो नहीं है, फिर भी 40 वाला का है। कौन सा वाला सही है? सी वाला ऑप्शन सही है 40 का। 40 का सी वाला, C3H4 कैलकुलेटेड है ये भी, C3H4। चलिए 41 का, किस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा? किस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा? तो जब रिएक्टेंट के मोलों की संख्या ज़्यादा हो और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या कम हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 मोल H2 है, तो उस कंडीशन में क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। डेल एस चेंजेस नेगेटिव, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि 1 - 2 क्लियर है ना, -1। चलिए आगे बढ़े। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ला बा पा ब्रेफू। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी श्रेणी होती है? ला बा पा ब्रेफू। लाइमन यूवी में मिलती हैं, बामर दृश्य में मिलती हैं, और ये सभी किसमें है? IR में। तो बामर क्षेत्र श्रेणी है। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। बामर याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। 43 वाला है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है विधि? तो साहब अस्थायी कठोरता हटाने के लिए जो विधि जो यूज़ की जाती है, ये तो याद करने वाली बात है। कौन सी विधि होती है? क्लार्क की विधि। अस्थायी कठोरता हटाने की विधि में क्लार्क की विधि। निम्न में से कौन सा मेलाकाइट है? धातु निष्कर्षण का है ये, और मेलाकाइट का फार्मूला क्या है? CuCO3.CuOH ट्वाइस। ये मेलाकाइट का फार्मूला है, याद रहेगा। ठीक है साहब। अब जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापी अमीनो अम्लों की क्षारीय प्रबलता का सही क्रम। तो ये भी कई बार ये भी इस टाइप की क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं, और 45 का जो है 213 वाला चीज़, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एमीन है, ये आसानी से लोन पेयर दे देगा, सबसे ज़्यादा क्षारीयता इसकी होगी, फिर इसकी, और इसमें ड्यू टू क्या हो जाएगा? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा, और लोन पेयर नहीं दे पाएगा इसके कारण इसकी क्षारीयता क्या होगी? कम है। इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, त्रिविमीय बाधा होगी इसके कारण, एल्किल ग्रुप के कारण। तो ये जो है, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो साहब ये मैंने 45 क्वेश्चन करवाए हैं। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप ढंग से कीजिएगा, आपको निश्चित बेनिफिट मिला होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी रिवीजन मस्ट है, बार बार कहता रहता हूँ, रिवीजन करिएगा, और क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। ये जो क्वेश्चन देखे अपनों ने, अच्छा ये बताइए कि इस टाइप के हर एक टॉपिक को अपनों ने छुआ है ना, हर एक टॉपिक को अपनों ने देखा है थ्योरेटिकल पार्ट में। उसके आधार पर ये जो सारे क्वेश्चन जो है अपनों ने किए, पूरे 45 में से 45 अपनों ने क्वेश्चन सही ढंग से अपनों ने समझे, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़कर। तो ये जो है आपको तो है 50% पे जाना है, 50% तो 50% 60% तो आसानी से नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके 60 70 80% तक, अगर ढंग से तैयारी करी होगी आपने, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो कहा उस अकॉर्डिंग। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।